अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़े होंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा और मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग में खुशामदीद कहती हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब हम रेट ऑफ ब्रीदिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। रेट ऑफ ब्रीदिंग बहुत आसान है, ये तो कुछ मुश्किल ही नहीं है। वो कहता है कि कितनी बार, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि 1 मिनट में मैं कितनी बार सांस लेती हूँ, ठीक है। तो ह्यूमंस जो होते हैं वो 1 मिनट में 16 to 20 टाइम्स सांस ले रहे होते हैं। ब्रीदिंग का मतलब तो आपको समझ आ गया ना, हवा को अंदर लेके जाना, हवा को बाहर निकालना। और आगे भी क्यों हवा अंदर लेके जाई जाती है, क्यों हवा हम बाहर निकालते हैं, सब कुछ हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो कहते हैं नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि अगर मैं रेस्ट पे हूँ, मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही, मैं बस आराम सुकून से अगर बैठी हुई हूँ, तो 1 मिनट में मैं 16 to 20 टाइम मैं क्या, हर ह्यूमन बींग ब्रीथ करता है, सांस ले रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई हार्ड जॉब या कोई मुशक्क़त भरा काम कर रहे होते हैं, तब हमारे मसल्स जो होते हैं, क्यों उस वक्त क्या होता है कि देखो, जब मैं कोई एक्सरसाइज कर रही हूँ या ठीक है कोई मुशक्क़त भरा काम कर रही हूँ, ठीक है, तो उस वक्त मेरे सेल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, ज़्यादा एटीपी चाहिए ना। तो मेरे एटीपी कैसे बनती है, सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ही बनती है। सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या प्रोसेस होता है, जिसमें सेल ने क्या करना होता है, ग्लूकोज को तोड़ना है ऑक्सीजन की मौजूदगी में और एटीपी बनानी है, ठीक है। इस सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एटीपी बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है, आपको पता है ना। अब अगर मेरा सेल, अगर मैं कोई एक्सरसाइज कर रही हूँ या कोई और मुशक्क़त भरा काम कर रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जब मुझे ज़्यादा एटीपी चाहिए तो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी ज़्यादा होगा। इस प्रोसेस के लिए मुझे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए, तभी तो ये ज़्यादा एटीपी बन सकेगी ना। तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए मुझे। तो जब ज़्यादा ऑक्सीजन कैसे आएगी, मैं ज़्यादा ब्रीदिंग रेट मेरा इंक्रीज़ होगा, ठीक है, तभी ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर आ पाएगी ना। तो इसलिए वो कहता है कि जब आप एक्सरसाइज या कोई हार्ड जॉब कर रहे होते हो, तो आपके मसल्स सेलुलर रेस्पिरेशन अब कर रहे हैं एट अ ग्रेटर रेट, ज़्यादा रेट पे। मतलब पहले अगर मान लो एक सेल सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहा था, सपोज कर लो 1 मिनट में 10 टाइम्स, या अब उसको 1 मिनट में 20 टाइम्स करनी पड़ेगी सेलुलर रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि ज़्यादा एटीपी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं मुशक्क़त भरा कोई काम कर रही हूँ, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जिसके लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए। तो ऑक्सीजन ज़्यादा कहाँ से आएगी, ऑक्सीजन कहाँ से आती है, जो हवा में अंदर लेके जा रही हूँ उसी से ऑक्सीजन आ रही है ना। तो ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए मुझे ज़्यादा हवा अंदर लेके जानी पड़ेगी, मुझे अपना ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए वो कह रहा है जब ज़्यादा ऑक्सीजन सेल्स के पास जाएगी, सेल्स ज़्यादा ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके ग्लूकोज तोड़ के ज़्यादा एटीपी बनाएंगे, तो नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहा है कि इस प्रोसेस में फिर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को आपको पता है सेल्स क्या करते हैं, ब्लड में डाल देते हैं। तो जब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जाती है आपके ब्रेन के अंदर, एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, ठीक है। आपका ब्रेन है, ब्रेन में ख़ास तौर पर जो ब्रेन का एक, आप आगे जाके डिटेल में हमने नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ना है, उसमें हमने पढ़ना है ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एक ब्रेन का पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, उस पार्ट के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। जी स्टूडेंट्स, मैंने कहा मैं आपको दिखा भी दूँ, ये देखिए आपकी बुक की ही डायग्राम में, ये आपका ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। हाइंड ब्रेन ख़ास तौर पर जो होता है ना, उसका एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये देखें, इस मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर ना रेस्पिरेटरी सेंटर मौजूद है। ये इस रेस्पिरेटरी सेंटर ने क्या करना है, जब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है ना, तो इसने जाके उस रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करना है। अब वो जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ब्रेन में, वो डिटेक्ट करेगा कि ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड के अंदर इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। ब्लड के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड आम हालात में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होती थी उतनी नहीं है, उससे ज़्यादा मौजूद है। और कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता है एक वेस्ट गैस है, फजूल गैस है, इसको ब्लड में क्यों रखना। तो इसलिए वो रेस्पिरेटरी सेंटर अब पैगाम भेजेगा, किसको पैगाम भेजेगा, आपके मसल्स को, मसल्स ऑफ रिब यानी कि इंटरकोस्टल मसल्स को, और दूसरा मसल एक डायफ्राम मसल को पैगाम भेजेगा। क्या पैगाम भेजेगा, ये देखिए यहाँ पे रेस्पिरेटरी सेंटर है, उस रेस्पिरेटरी सेंटर ने पैगाम भेजना है किसको, ये जो इंटरकोस्टल मसल्स लगे हुए हैं रिब्स के दरमियान में, इनको पैगाम भेजना है। और दूसरा ये डायफ्राम मसल को पैगाम भेजना है कि मसल्स तुम जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करो, और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस जल्दी जल्दी करो, और जल्दी जल्दी करके वो जो हवा अंदर जो ब्लड के अंदर इतनी कार्बन डाइऑक्साइड जमा हुई है, उस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लो, बॉडी से बाहर निकाल लो, क्योंकि एक वेस्ट गैस है, ठीक है। तो इसलिए इसने क्या करना है, जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, इसने पैगाम भेजना है किसको, मसल्स ऑफ रिब्स जो कि इंटरकोस्टल मसल्स है उनको, और डायफ्राम को एट अ ग्रेटर स्पीड। पहले भी ये पैगाम भेज रहा था, लेकिन अब इसने ग्रेटर स्पीड से, ज़्यादा तेज़ी स्पीड से पैगाम भेजना शुरू कर देना है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो अब ये जो मसल्स हैं इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम, इनकी स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और स्पीड ऑफ रिलैक्सेशन ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। कितना ब्रीदिंग रेट हो जाता है,
डबल हो जाता है। मतलब पहले 16 to 20 टाइम था, अब 20 का डबल 40 होता है ना, तो 40 टाइम्स हो गया पर मिनट। ठीक है, अब आप 1 मिनट में 30 to 40 टाइम ब्रीथ कर रहे हो। क्यों? मकसद क्या है कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर इतनी ज़्यादा जमा हो गई है। क्यों वो जमा हो गई थी? क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। वो क्यों ज़्यादा हो रही थी? ज़्यादा एटीपी बनाने के लिए। ठीक है, चलो एटीपी तो हमें मिल रही है, लेकिन बदले में एक वेस्ट गैस भी तो मिल रही है ना। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर जमा होती गई। अब ये ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो जमा हो रही है, इसने जाना है जाके ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करना है। वो स्टिमुलेट होएगा और वो अब मसल्स ऑफ रिब्स और मसल्स ऑफ डायफ्राम को एट अ ग्रेटर स्पीड पैगाम भेजना शुरू कर देगा। पहले भी भेज रहा था, लेकिन अब ज़्यादा स्पीड से पैगाम भेजेगा, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी ब्रीदिंग इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करो और ये जो वेस्ट गैस है इसको बॉडी से बाहर निकाल लो। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। अब हम कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर पढ़ेंगे। इसमें हम ये देखते हैं कि जब हवा अंदर लेके जा रहे हैं, जाहिर सी बात है उस हवा में ऑक्सीजन ही है क्या? ऑक्सीजन के खाली ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन के अलावा भी और भी काफ़ी गैसेज होती हैं। उनकी क्या क्या कंसनट्रेशन है, कितनी अमाउंट में वो होती हैं, अब हम वो डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, जब जो ये इंस्पायर्ड एयर है, इंस्पायर्ड एयर का मतलब है जो हवा आप अंदर लेके जा रहे हो। एक्सपायर्ड एयर जो हवा आप बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, जाहिर सी बात है आप खुद ही सोचिए, जो हवा आप अंदर लेके जा रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो? ताकि आप ऑक्सीजन ले सको, तो उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होती है? इंस्पायर्ड एयर में 21% है। ठीक है, और जो एक्सपायर्ड एयर है जो आपने हवा बाहर निकाली, उसमें ऑक्सीजन कितनी होती है? 16% होती है। मतलब 17, 18, 19, 5% ऑक्सीजन आपने कंज्यूम कर ली, इस्तेमाल कर ली। ठीक है, मतलब जो हवा बाहर आ रही है वो उस हवा में भी ऑक्सीजन है, लेकिन कम है, लेकिन है अभी भी। ठीक है, इसी तरीके से जो हवा अंदर जा रही है, जाहिर सी बात है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं होगी ना, कार्बन डाइऑक्साइड होगी लेकिन बहुत कम। देखें 0.04%, इतनी कम है। और एक्सपायर्ड एयर में अलबत्ता कार्बन डाइऑक्साइड भर भर के मौजूद है, 4%। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्रीदिंग करने का मकसद ही ये था कि जो हवा बाहर निकालें उसमें अपने हमारे जो ब्लड के अंदर वेस्ट गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको बॉडी से बाहर फेंका जाए। तो तभी तो जो एक्सपायर्ड एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इतनी ज़्यादा है। और तीसरा, नाइट्रोजन की परसेंटेज अगर हम देखें नाइट्रोजन गैस की, तो वो सेम है, अंदर जितनी गई उतनी बाहर निकली, 79। ठीक है, और वाटर वेपर्स, आप हवा जो अंदर लेके जा रहे हैं ना, क्योंकि हवा की आपकी जो हवा है उसके अंदर नमी होती है, मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर का मतलब है वाटर वेपर्स होते होंगे। तो हवा जो अंदर जा रही है उसके अंदर वाटर वेपर्स भी जा रहे हैं, और वाटर वेपर्स वेरिएबल का मतलब है मुख्तलिफ तादाद में जा रहे होते हैं। ठीक है, और सैचुरेटेड, जब आप हवा बाहर निकालते हो उसमें वाटर वेपर्स की तादाद सैचुरेटेड मतलब काफ़ी ज़्यादा वाटर वेपर्स आप बाहर निकाल रहे होते हो। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपका तकरीबन आधा लीटर पानी जो होता है वो ब्रीदिंग के ज़रिए से ही ज़ाया हो रहा होता है। ठीक है, तो वाटर वेपर्स आप काफ़ी ज़्यादा बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हो। ठीक है, टेम्परेचर की बात करें तो जो हवा आप बॉडी के अंदर लेके जा रहे हो उसका भी वेरिएबल टेम्परेचर, मुख्तलिफ टेम्परेचर होता है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जब वो हवा यहाँ से गुजरी थी तो यहाँ पे जो म्यूकस था उसका यही तो काम था कि हवा को गर्म करना और उसके टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के इक्वल करना। तो इसलिए जो हवा आपकी बॉडी से बाहर निकलेगी, जो एक्सपायर्ड एयर होगी, उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के इक्वल होगा। और डस्ट पार्टिकल्स, जो हवा आप अंदर लेके जा रहे हो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तभी डस्ट पार्टिकल्स मौजूद थे, तभी तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे हेयर रखे हुए हैं और यहाँ पे म्यूकस रखा हुआ है ताकि वो उन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर सकें, उनको अंदर ना जाने दें। इसके अलावा अगर वो अंदर चले भी जाते हैं तो याद करें, सीलिया की वॉल के अंदर अल्लाह ताला ने ट्रेकिया की वॉल के अंदर अल्लाह ताला ने सीलिया रखे हुए हैं, छोटे छोटे बाल, और म्यूकस रखा हुआ है ताकि वो उन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लें। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल्स आपकी इंस्पायर्ड एयर के अंदर होते हैं। ठीक है, और एक्सपायर्ड एयर जो होती है, जो हवा आप बाहर निकालते हैं, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते, क्योंकि आपके बॉडी ने सारे डस्ट पार्टिकल्स जो हैं उनको फ़िल्टर कर लिया है, ट्रैप कर लिया होता है। तो जो हवा बाहर निकलती है वो साफ़ होती है, उसमें कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते। आगे हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी इंशाल्लाह। ये ब्रोंकाइटिस, ये सारे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लोगे अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।